Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Hi, very good afternoon, very good evening to all the listeners. सबसे पहले मेरी तरफ से फसल क्रांति के सारी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार। एंड आई होप कि आप, आपकी फैमिलीज, आपकी फ्रेंड्स इस पेंडेमिक के टाइम पे सारे सेफ हैं और हेल्दी हैं। मैं भव्य सहगल MTD एशिया का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट हूँ। MTD इंडिया के अंदर बहुत टाइम से बिजनेस कर रही है एंड पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हमने अपना बिजनेस काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड किया है इंडिया में। ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा है एंड सिमिलरली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे फार्मर भाइयों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। बट सबसे पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सारे फार्मर भाइयों का जो कि अभी हमें सुन रहे हैं। मैं बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे डीलर्स एंड पार्टनर्स का, जो कि आज की डेट में हमारे 150 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं जो इंडिया में हमारा माल बेचते हैं। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपनी टीम का थैंक यू करना चाहता हूँ जो कि पूरा टाइम ड्यूरिंग दिस कोविड-19 के इम्पैक्ट के टाइम पूरा टाइम काम कर रही है एंड दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन द मार्केट। हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मर्स, जो डीलर्स हमारा माल ले रहे हैं वो माल उन तक पहुँचे, क्योंकि एग्रीकल्चर असेंशली एक असेंशियल सर्विस के अंदर आता है। सो इसीलिए हमें ये छूट दी गई है दैट वी कैन एक्चुअली टेक आवर गुड्स टू द मार्केट। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सारे आजकल जानना चाहते हैं वो ये कि कोविड-19 कब तक चलेगा, दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे क्या होगा, और तीसरा क्या वो पुराने दिन कभी वापस आएंगे। सो आज मैं इन 2-3 चीज़ों के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दूंगा आज आप सबको। सो पहली चीज़ ये कि क्या ये कोविड-19 कब तक चलेगा। अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज के एक्सपीरियंस से कि बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कंट्रीज लाइक कोरिया, कंट्रीज लाइक ताइवान, इन 2 कंट्रीज में बहुत अच्छी प्रोग्रेशन हुई। इन कंट्रीज में 2 महीने के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, बट 2 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज की डेट में आप सबको बहुत बड़ी खुशी से मैं बता रहा हूँ कि कोरिया में सब कुछ खुल गया है। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स अभी भी बहुत 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 ज़रूरी हैं। सिमिलरली ताइवान में पिछले काफ़ी दिनों से नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हैं। ताइवान में सारे ऑफिसेस खुल गए हैं, सारे बिजनेसेस खुल गए हैं, उनकी सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमी खुल गई है एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सिमिलरली काफ़ी कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जिनमें नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं। और सारी कंट्रीज में केसेस इसलिए कम हुए हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स
काफ़ी स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली मेजर किए गए। सेकेंडली, व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि एग्रीकल्चर इन सारी इकोनॉमीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एग्रीकल्चर जैसे इंडिया में 60% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड हैं। सो अगर एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर करता है उसको कुछ भी होता है, सो बाकी सब भी इंपैक्ट होते हैं। सिमिलरली बाकी कंट्रीज में भी है। हाउएवर मैं सारे भाइयों बहनों को ये बताना चाहूंगा कि ये चीज सिर्फ कुछ टाइम के लिए है अगर हम सारे सेफ्टी मेजर्स ठीक से लें। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। जो सिटीज़ में हैं वो कर रहे हैं, जो सिटीज़ में काफ़ी सिटी पॉकेट्स में हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कितना इन सब चीज़ों का एडहेरेंस कर रहे हैं ताकि हम सारे मिलजुल के इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आएं। नाउ टॉकिंग ब्रीफली अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स, कुछ अलग चीजें, क्योंकि मेरे पास काफी सवाल आए थे फसल क्रांति से कि इन चीजों पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए। जैसे पहला व्यू पॉइंट ये था कि इसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक इम्पैक्ट तो इसका काफी होगा क्योंकि पहली चीज, पुराने दिन जो थे वैसे दिन अब नहीं आएंगे। जो दिन आएंगे वो पुरानों से बेटर होंगे, बट जो नए दिन आएंगे वो काफी डिफरेंट होंगे बट बेटर होंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है माइंडसेट शिफ्ट। और इसका क्या मतलब है? पहली चीज, लेबर शॉर्टेज हमें हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। नाउ एक हाथ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ मैकेनाइजेशन है वो ऑब्वियसली इंडिया में अभी ज्यादा नहीं है, बट इसका क्या मतलब है कि आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम मैकेनाइजेशन इंक्रीज करें। सो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अभी और आगे जाके भी हर आदमी ये चाहेगा कि हम अपना फाइनेंस थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रखें, अपना कैश फ्लो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखें, अपना कैश थोड़ा अपनी जेब में ज्यादा रखें। सो इसकी वजह से आगे जाके फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो कंपनीज ऑफर करती हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, आई थिंक वो बहुत जरूरी होगा क्योंकि फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करके आप एंड फार्मर्स को, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आप डीलर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे कि आपका बिजनेस आगे ज्यादा ग्रो कर पाए। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा वेरिएबल होगा जो आगे का बिजनेस इंपैक्ट करेगा। तीसरा, ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बहुत जरूरी है बिकॉज हर बंदा ये इंश्योर करना चाहेगा कि मेरा अपना मार्जिन मेंटेन रहे, मेरा अपना जो मेरी प्राइस पे जो मुझे मिलना चाहिए, चाहे वो फार्मर का हो, चाहे वो डीलर का हो, चाहे वो कंपनियों का हो, सारे कोशिश करेंगे कि ये सारा माल हमें अपना एमएसपी के हिसाब से मिले। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट सडनली एक खुल जाएगी। मार्केट लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उसके बाद बहुत क्वेश्चन रहेगा मार्केट में, और इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा दैट हर आदमी बहुत ज्यादा खरीदने की बजाय थोड़ा सा खरीदेगा। हर आदमी बहुत जल्दी खरीदने की बजाय बहुत धीरे धीरे खरीदेगा। हर आदमी जो कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो वो डीले कर सकता है वो करेंगे। जो लेट्स से जो एक्सपेंसिव वाले खर्चे हैं अगर वो अभी जरूरी नहीं है वो अभी नहीं करेंगे। सो इसीलिए वो जरूरी है दैट आप अभी से वो प्लान करें, क्योंकि आपका सीड्स, आपका पेस्टिसाइड्स, आपका लेबर, आपका मैकेनाइजेशन लेवल, सारी चीजें आगे जाके एक डिफरेंट लेवल पे होंगी। जो इस लेवल पे चीजें हो रही हैं वो अभी तक जो हो रहा था काफी अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट था। आगे जाके भी वो अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, बट उसमें भी एक रिदम होगा। उस रिदम को जो कहते हैं उसमें हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट। आगे जाके हर फार्मर की, हर मेंबर की जो कि वैल्यू चेन में है, उसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वही उसी को हम कहते हैं न्यू नॉर्मल। क्योंकि ये जो न्यू नॉर्मल है उसका ये मतलब है कि अब एक दुनिया नए कश्मकश में है, जो कश्मकश में लेबर शॉर्टेज की जगह क्या मैकेनाइजेशन इंप्रूव होगा, क्या सीड्स और पेस्टिसाइड जितनी देर में आप तक पहुंचते हैं वो ठीक है या उसका एक बेटर वर्जन आना चाहिए। तीसरा, जो मैकेनाइजेशन लेवल है क्या हमें उसको रैपिडली इंक्रीज करना चाहिए। जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं,
जो चाहे गवर्नमेंट दे रही है या कंपनीज दे रही हैं या फिर छोटे छोटे शहरों में लोग हो रहे हैं, क्या वो सारी चीज चेंज होनी चाहिए? सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखेंगे सो इसका काफी इंपैक्ट होगा फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में बिकॉज इसका इंपैक्ट सब पे होगा, इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप एक और सवाल आया था वो ये कि अगर व्हेन द होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस पेंडेमिक क्रिटिकल टाइम, फार्मिंग एज द बैकबोन ऑफ द नेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक हमें ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि फार्मिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि फार्मिंग की इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है, क्योंकि इंडिया की लार्जली इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो आई थिंक अगर आप उससे बाहर निकल के देखें तो आप ये देखेंगे कि आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। आज भी हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे माइंडसेट में बचपन से हमें बोला गया है कि ये सारी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्योंकि इंडिया का अभी भी पर कैपिटा बहुत कम है। सो हमें एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंचना है पर कैपिटा इनकम के, ताकि हम ये सब समझ सकें कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम उससे ऊपर जा चुके हैं। बट जब तक वहां नहीं पहुंचते हैं हमें इन तीनों चीजों पे बहुत 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 फोकस करना पड़ेगा, और इसीलिए एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले ही मैं एक कॉन्वर्सेशन में था कि काफी फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत लैंड है, अभी तक वो पूरे साल में उस लैंड में 2 महीने या 3 महीने के लिए सोइंग और हार्वेस्टिंग करते थे। अब सवाल ये आएगा कि वो पूरा साल और क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आएगा कि जब वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो कटिंग हो रही है, द क्वेश्चन इज वो कितनी देर तक मार्केट में पहुंचेगा बिकने के लिए। अगर कोई चीज आज की डेट में 2 हफ्ते लग रही है, क्या वो चीज हफ्ते के अंदर हो सकती है बिकने के लिए? तीसरी चीज, जो चीज अभी तक वो प्राइसिंग 100 रुपए में ले रहा था, क्या वो आगे जाके 120 पे ले, जो कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि वही उसका राइट बनता है। चौथा, जब वो माल खरीद रहे हैं, सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, सारी चीजें हो गई, द क्वेश्चन इज क्या कितना उनको क्रेडिट मिलता है? क्योंकि काफी बार हम ये सुनते हैं कि फार्मर्स को सब कुछ कैश पे देना पड़ता है, बट जब वो बेचते हैं तो उनको क्रेडिट पे देना पड़ता है। सो वो इक्वेशन अगर आप सोचें तो वो इक्वेशन चेंज होनी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके धीरे 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 हम सब ये समझेंगे कि माल लेते वक्त आपको क्रेडिट होना चाहिए, माल बेचते वक्त आपको कैश होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी उसमें शिफ्ट होगी। ये वाला शिफ्ट हमने चाइना में भी देखा था, क्योंकि अभी तक जैसे इंडिया में हम लोग हमेशा कहते हैं कि चलता है एटीट्यूड, एक दूसरा ये आता था कि हम रिश्तों पे करेंगे। रिश्ते अभी भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने आगे होंगे, जो हमारा रिलेशनशिप है वो अभी भी उतना इंपॉर्टेंट होगा जितना आगे होगा। बट आई थिंक फंडामेंटल जो शिफ्ट होगा वो ये होगा कि एवरीबडी वांट्स टू नो एंड गेट अ कमिटमेंट कि अगर मेरी ये प्राइस है तो मेरी यही प्राइस है, अगर मुझे इतने दिन में पैसा मिलेगा तो इतने दिन में ही मिलेगा। एंड बेसिक एक्सपेक्टेशन क्वालिटी की बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा माल 5 दिन में बिकेगा, पहले 10 दिन में बिकता था, तो जो 5 दिन में बेचने वाले लोग होंगे वो भी बहुत कम होंगे, बट उनकी क्वालिटी बेटर होगी। सो मेरे सारे फार्मर भाइयों को ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी क्वालिटी धीरे धीरे कैसे इंप्रूव करते हैं। और क्वालिटी इंप्रूव करने का हमारे नजरिए में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है, वो होता है आपका लेवल ऑफ टूल्स, लेवल्स ऑफ मशीन्स दैट यू आर यूजिंग। जब आप हाथ से करते हैं सब कुछ तो उसकी एक क्वालिटी होती है, जब आप मशीनें लगाते हैं तो उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे अगर आप एमटीडी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें ग्लोबली, और मैं 1 मिनट लगाता हूं एमटीडी के बारे में बताने के लिए। एमटीडी एज अ कंपनी 80 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 5-6 चीजों पे फोकस करता है। सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि हम राइड ऑन मूवर्स बनाते हैं, हम वो बड़ी मशीनें बनाते हैं 42 इंच 46 इंच डेक के साथ, जो कि आपकी घास काटती है। यूजुअली ये वाली मशीनें यूज हो, और ये 4 टायर पे चलती है, गाड़ी की तरह चलती है, राइड ऑन मूवर, और ये चलती है सबसे ज्यादा आपके गोल्फ कोर्सेज के अंदर। तो
तो अगर आपका काम गोल्फ कोर्स में घास काटने का है तो आप सजेस्ट करिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हम लोग बेचते हैं लॉन मूवर्स, ये पुश मूवर भी हो सकता है, सेल्फ प्रोपेल्ड भी हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है इस पूरी गेम प्लान में। तीसरा, अगर आप देखें तो हमारा अभी हमने थोड़े महीने पहले लॉन्च किया था, 1 साल हो गया इसको, ब्रश कटर और चेन सॉस। हमारे रोवर के ब्रांड के अंदर चेन सॉस और ब्रश कटर्स आते हैं जो कि टॉप क्वालिटी के हैं। हमारा मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है एंड आप जितने भी डीलर्स के साथ बात करेंगे जो एमटीडी के हैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम उनको अपने पार्टनर्स की तरह ट्रीट करें। हम उनको उतना सपोर्ट दें जितना हम दे सकते हैं, ताकि वो आप लोगों का, अंत में हमारे लिए भगवान और हमारा एंड कस्टमर कौन है? आप हैं, जो कि हमारे फार्मर्स। तो अगर हम आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस रन करने का और हमारा ऑब्जेक्टिव एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारा जो पर्पस है वो पर्पस अचीव होता है। आखिरी चीज बताऊंगा आपको पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स हैं हमारे वुल्फ गार्डन के ब्रांड के, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। ये जर्मनी का है, सो ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, सो मैं ये हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको एक सस्ती चीज खरीदनी है तो वो सस्ती क्वालिटी पे आएगी। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। धीरे धीरे मार्केट में जो शिफ्ट आएगा वो ये आएगा कि लोग अब खरीदेंगे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि इतना टाइम और इतना पेशेंस सब में नहीं होगा कि वो स्पेयर्स के लिए भागा भागी करें। अगर आपने प्रोडक्ट सस्ता खरीदा तो वो इतनी बार टूटेगा कि आप जितनी बार उसको रिपेयर कराएंगे उसमें आपका टाइम, उसमें आपका फोकस, उसमें आपकी एनर्जी जो वेस्ट होगी वो क्या वर्थ इट है? अब आप हर चीज सस्ती खरीद के होगा ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, बट इसी की जगह अगर आप एक बेटर क्वालिटी माल लेंगे जिसकी लाइफ लंबी है तो उसमें सबका बेनिफिट इकट्ठे ही होगा। सो उसके साथ अब मैं स्विच करता हूं दो तीन और चीजों पे बिफोर आई फिनिश। जैसे एक सवाल ये आया था हमारे पास कि एमटीडी कोविड-19 के टाइम पे क्या कर रही है, हम अपने कस्टमर्स को, हम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। सो 2-3 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, हमारे काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है मास्क बनाने के लिए। तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइंस होती हैं, हम उन्हीं लाइंस को यूज करके मास्क बना सकते हैं। जहां हम नहीं बना सकते, हम अपना मटेरियल दे रहे हैं हमारे नियर बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कि वो बनाएं। ये प्लांट्स इंडिया में नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया में अभी प्लांट नहीं है। सो पहली चीज ये। दूसरा, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं यूवी, यूटिलिटी व्हीकल। हमने अपने यूटिलिटी व्हीकल्स, जो कि एक छोटी सी गाड़ी गोल्फ कार्ट की तरह होती है, हमने अपने यूटिलिटी व्हीकल्स काफी डोनेट करे हैं हॉस्पिटल्स को, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो सामान आने जाने के लिए चाहिए हमने वहां पे अपने यूटिलिटी व्हीकल्स दिए हैं। तीसरा, हमने काफी डायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि जहां जहां हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने ब्रश कटर्स, चेन सॉस के थ्रू, हमने एट नो मार्जिन, नो प्रॉफिट, हमने वो माल आगे बेचना चालू किया है, क्योंकि हमारी तरफ से वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है in terms of giving people support, giving people that feeling that हम सारे इस लड़ाई में इकट्ठे हैं। एक चीज और एक सवाल और भी अभी उठ के आया है रिसेंटली कि ये जो चैलेंजेस हैं ये एक्सपोर्ट के लिए हैं, डोमेस्टिक के लिए हैं, इंडिया का कितना फायदा हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी से ग्लोबली। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप ये देखेंगे कि आप जब भी माल इंडिया के अंदर लाते हैं, तो अगर आप यूएस डॉलर के अंदर ला रहे हैं, राइट, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट क्या है। जब डॉलर का रेट रुपी के साथ 64 रुपए था वर्सेस 75 रुपए था, सो 64 में लाना बेटर होता है वर्सेस 75 में लाना। सो अगर 75 में आएगा तो $1 में 75 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अगर वो चीज $10,000 की है या $2,000 की है, मुझे उससे मल्टीप्लाई करिए 75 रुपए से, तो उतना उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, डॉलर बहुत स्ट्रांग है,
सो जो भी चीज इंडिया में इंपोर्ट होगी वो थोड़ी सी महंगी होगी, बट वही बात आ जाती है कि क्वालिटी हमें क्या मेंटेन करनी है। सो हमें वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। वही बात हो जाती है जैसे हम लोग कहते हैं अपने सर्कल्स में कि अगर आपको BMW खरीदनी है, अगर आपको ऑडी खरीदनी है, अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है, तो आपको उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको अगर 5 लाख या 3 लाख में आपको BMW नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको खर्चने पड़ेंगे, बट वही क्वालिटी आपको मिलेगी उसके साथ। दूसरी चीज, जब इंपोर्ट होगा इसका फर्क ये पड़ रहा है दैट काफी कंपनीज आज की डेट में री इवैल्यूएट कर रहे हैं अपना सप्लाई चेन, एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है कि काफी कंपनीज ग्लोबली ये कंसिडर कर रही हैं कि क्या हम अपना मैन्युफैक्चरिंग वहां पे रखें जहां पे हमारा कस्टमर बेस है, ताकि फ्यूचर में सप्लाई चेन डिसरप्शन, जो सप्लाई चेन चलती है वो अगर भगवान ना करे अगर फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा। सो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जहां पे हम बेचना चाहते हैं हम वही मैन्युफैक्चर करें। इसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़े, बट मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ने के लिए पहला गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह देखना है कि कंपनीज को लैंड कंफर्टेबली और इजीली मिले। तीसरा, फाइनेंसिंग हम कितना इजीली प्रोवाइड करते हैं। चौथा, हम लेबर कितनी इजीली और कितना स्टेबल होके प्रोवाइड करते हैं। पांचवा, हम मशीनरी सेटअप और मशीनरी रन करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, वेस्टेज, एनवायरमेंट, वो सारी चीजें कितनी जल्दी प्रोवाइड, अगर वो सारी चीजें इकट्ठे हो जाती हैं तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकता है। जैसे इंडिया का कंपटीशन किन कंट्रीज के साथ हो रहा है अभी? इंडिया का कंपटीशन हो रहा है पहला थाईलैंड के साथ, क्योंकि अगर आप देखें थाईलैंड में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो सकती है और हो रही है और काफी कंपनीज वहां भी जाती हैं। दूसरा, ताइवान के साथ, कि जितनी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है लोग सोच रहे हैं कि हम ताइवान जाके क्यों ना मैन्युफैक्चर करें, हमारी लेबर फोर्स स्टेबल हो सकती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं वहां बना सकते हैं। तीसरा, हमारा फोकस हो सकता है वियतनाम पे, कि हम वियतनाम को कैसे कैपिटलाइज करके, क्योंकि वियतनाम की लेबर रेट इज वेरी कंपेरेटिव टू इंडिया। सो काफी कंपनी सोचती हैं कि भाई हम वियतनाम में क्यों ना खोल सकें। आपको हमेशा यह समझना है कि जब भी एक मल्टीनेशनल बिजनेस खोलती है उनका सबसे एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल यह भी रहता है कि कल को हमें जब इंडिया से प्रॉफिट होगा और हमें वो प्रॉफिट इंडिया से बाहर निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सो हमें वो देखना भी जरूरी है कि कितने कंफर्ट के हिसाब से हम ये पैसा इंडिया से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वियतनाम का कंपैरिजन, थाईलैंड का कंपैरिजन, ताइवान का कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट अगेन, अगर इंडिया अपने बेसिक लीवर्स को इंप्रूव कर ले तो एक अपॉर्चुनिटी की विंडो है, और इस अपॉर्चुनिटी की विंडो बेसिकली ये 6 से 9 से 12 महीने के लिए है। तो इसको अगर हमने कैपिटलाइज करा तो पूरी इकोनॉमी के लिए बेटर हो सकता है। आखिरी सवाल जो मेरे पास आया था वो ये कि सर इस सिचुएशन में से हम माइंडसेट अपना कैसा रखें। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट ओवरऑल काफी लोग, जैसे आपको मैं बताऊं, मेरी टीम अगर आप देखें, मेरी टीम में ही जितने भी मेंबर्स हैं मोस्टली 80 नहीं तो 90% लोग वो हैं जो कि अपनी फैमिली के अकेले ब्रेड अर्नर्स हैं। सो इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपने इतना टाइम कभी घर पे नहीं बिताया, आप सडनली इतना टाइम घर पे बिताते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ती है, आपको ये टेंशन होती है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, आपको ये होता है कि भाई आगे जाके मार्केट में क्या सिचुएशन होगी, आपको ये होता है कि मेरे पास फ्यूचर के लिए स्किल सेट है या नहीं है। इन सारी चीजों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि एज द हेड, आप सबके अपने यूनिट्स के अगर आप हेड हैं तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए तो वही चीज बार बार आके आपका कॉन्फिडेंस धीरे और नीचे कर देगी। सो आपका विश्वास अपने पे, आपका विश्वास अपने यूनिट पे बढ़ना चाहिए।
आपका विश्वास इस चीज पे कि आप अगले चैप्टर के लिए रेडी हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वाला जो एक्सपीरियंस हम सारे गो थ्रू कर रहे हैं कोविड-19 का, ये हम सब की लाइफ में एक ही बार आएगा। आई होप एंड आई प्रे कि ये एक ही बार हो, बट ये वाला एक्सपीरियंस दुनिया बदल के जाएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस सबको ये सिखाएगा कि हम लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं। हम लोग जो लड़ते हैं, जो इतना पैसा कमाएंगे, ये हो जाएगा, वो अंत में अगर आप देखें, जब लॉकडाउन होने लगता है तो लोग क्या खरीदने जा रहे हैं? सबसे पहले चावल, आटा, दाल, बेसिक जो चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों पे फोकस रखें और पॉजिटिव रहें। क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इन करंट हालातों में। क्योंकि अगला जो चैप्टर है हम सबकी ग्रोथ का, काफी डिफरेंट है। सो हम सबको अडेप्टेबल रहना जरूरी है। सो मैं आप सबको सिर्फ एक ही बताऊंगा कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं वो जरूरी है, और आप कितना अडेप्टेबल हैं वो जरूरी है। क्योंकि आप जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे फ्यूचर को लेके, उतना ही आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पुराने तरीकों को आगे अप्लाई कर दूंगा और मैं उतना ही सक्सेसफुल होऊंगा, मेरी रीडिंग ये है कि वो नहीं होगा। वो जो पुराने तरीके थे वो अब पुराने ही रह गए हैं। नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, मोर एफिशिएंट तरीके ढूंढने पड़ेंगे, इफेक्टिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे, उसी से हम सारे आगे जा सकते हैं। With that, I don't know if anybody has any questions, then send them out later on. बाद में बताइए कि आपको कैसा लगा। But overall मैं सिर्फ यही कहूंगा that as an entity, industry association, as an entity, all the companies in this space, हम अपने फार्मर भाइयों के लिए हर रोज सोचते हैं। क्योंकि मैं, आप मानिए ना मानिए, बट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे फार्मर भाई हेल्दी रहें, सेफ रहें, उनका लैंड हेल्दी रहे, लैंड सेफ रहे। आप सारे जल्दी से जल्दी वापस आके काम शुरू करिए। क्योंकि आप खरीदेंगे तो हम लोग बनाएंगे, आप आगे यूज करेंगे तो हम लोगों के पास काम होगा। तो अगर आप लोग वापस आएंगे तभी हमारी वैल्यू है। अगर आप समझिए कि हमारी सक्सेस आप लोगों के हाथ में है, मेरे डीलर, मेरे पार्टनर्स के हाथ में है, और इवेंचुअली मेरे फार्मर्स के हाथ में है। ऑन दैट नोट, I just wish all of you, your families, your friends, safe health and safe well-being. Again, thank you very much to Fasal Kranti team for this opportunity. I just hope that I was able to contribute. And again, stay positive and stay focused. So सारे focused रहिए, सारे positive रहिए, and this is only a phase. It's only a matter of time. हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इकट्ठे। Thank you.